हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ऑफिशियल। आज हम लोग क्लास 9th का अभ्यास का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करें। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ देखते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसकी राजधानियाँ बड़ी होती हैं। और भी बहुत सारे अंतर हैं जिसको आप लोग जानते हैं, उसको भी आप अपने से लिख सकते हैं। और जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और इसकी राजधानियाँ छोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर प्लाज्मा झिल्ली जो होता है टूट जाए या फट जाए तो क्या होगा, कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उसका नियंत्रण उस पर नहीं रहेगा। और आपको पता है कि कोशिका जो झिल्ली होती है वो एक कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। तो अगर कोशिका फट जाएगी तो वो अपना संतुलन खो देगी और कोशिका के अंदर के पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो गोल्जी उपकरण रहता है, ठीक है, अगर वो कोशिका में ना हो तो क्या होगा। तो गोल्जी उपकरण जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। मतलब ईआर में जो भी संश्लेषित होता है उसका पैकेजिंग जो होता है वो गोल्जी उपकरण में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, गोल्जी उपकरण अपरेटस में, गोल्जी अपरेटस में होता है। और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। अगर कोशिका गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो कोशिका में जो बने पदार्थ होते हैं उसका संचयन, रूपांतरण और पैकेजिंग नहीं हो पाएगा। और क्या होगा कि यदि गोल्जी उपकरण के द्वारा ही लाइसोसोम बनता है तो लाइसोसोम नहीं बन पाएगा। अगर लाइसोसोम नहीं बनेगा तो जो कोशिकीय अपशिष्ट होता है उसका पाचन नहीं हो पाएगा। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, कोशिका पर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। ये एमसीक्यू के रूप में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी रूप में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजली घर, कोशिका का बिजली घर कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो लिपिड का संश्लेषण या निर्माण कहिए एसीआर में और प्रोटीन का आरईआर में। तो ये जो है देखिए एसईआर ये लिपिड और फैट मतलब वसा दोनों का निर्माण करता है। और जो आरईआर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसमें क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं। क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम में ही क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो अमीबा जो है अपना भोजन इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है, जो कि कोशिका झिल्ली लचीली होती है, जिससे जो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता होता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस। देखिए इसमें होता क्या है, हम लोग क्लास 7 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये अमीबा है। इसके से जब ये भोजन को कहीं पर भी देखता है, ठीक है, तो ये कुटपाथ को आगे की ओर बढ़ा लेता है। बढ़ाने के बाद ये जो प्रक्रिया है, भोजन को अंदर निगल लेगा, चला जाएगा, तो यहाँ बनाएगा फूड वैक्यूल। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है इसी को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परासरण क्या है। ठीक है,
परासरण क्या है? जब जल के अणुओं की गति अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है तो उसे परासरण कहते हैं। तो याद रखना है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कहते हैं परासरण को। परासरण में कभी भी जब भी कोई भी जाता है तो उसमें किसके अणुओं की गति होती है? जल के अणुओं की गति होती है। अगला क्वेश्चन है, कायिक वृद्धि मरम्मत हेतु किस प्रकार का कोशिका विभाजन की आवश्यकता थी? इसका औचित्य बताइए। सबसे पहला चीज़ हम बताते हैं यहाँ कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन हम लोग जानते हैं कि कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री विभाजन, ठीक है, और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से पहले दो, उसके बाद इनसे फिर दो दो, मतलब 4 कोशिकाएं बनती हैं। और सूत्री विभाजन में क्या होता है कि विभाजित होकर 2 समरूपी संतति कोशिका का निर्माण होता है। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिका बनाती है, जिससे कायिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या चाहिए? अतिरिक्त कोशिकाएं मिलती रहती है, इसीलिए चाहिए इसको। ठीक है, तो दैहिक जो कायिक कोशिका वृद्धि होती है, मतलब दैहिक जो होता है, ठीक है, दैहिक कोशिका होती है, दैहिक कोशिका में समसूत्री विभाजन अथवा सूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? सूत्री विभाजन। ठीक है, तो जब भी या तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसमें वृद्धि होना होता है तो वहाँ पर सूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है, युग्मकों को बनने के लिए किस प्रकार की कोशिका का विभाजन होता है? इस विभाजन का महत्व बताइए। तो जब भी युग्मक बनना होता है, ठीक है, युग्मक को इंग्लिश में कहते हैं गैमीट। गैमीट। और आपको पता है कि जो मेल गैमीट होता है और एक फीमेल, मतलब एक नर और एक मादा युग्मक, ठीक है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या ऐसे ही कितना होता है? 46 होता है, तो इसमें कितनी हो जाएगी? आधी होती है। तो युग्मकों को बनने के लिए अर्धसूत्री या अर्धसूत्रण विभाजन होता है। जब कोशिका में अर्धसूत्रण विभाजन होता है तो इसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती है? 4। और इन नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है? आधी हो जाती है, मतलब 46 होता है, और जब बन जाता है कितना होता है? 23 और 23 होता है। इसके बाद क्या होता है कि जब भी निषेचन होगा, निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण होता है। ऐसे ही प्रश्न उत्तर के लिए या और भी रोचक जानकारी के लिए, नए चीज़ सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।